हाँ तो फ्यूचर डॉक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 128। देखिए क्वेश्चन में दिया है द फिजिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन। देखो बायोलॉजिकल टर्म है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्लियर? तो आपको पता है सेपरेशन किस में होता है? एनाफेज में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एनाफेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 129। क्वेश्चन में दिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें क्या प्रोफेज 1 है मियोसिस में, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट की, ये आपको पता है मियोसिस फर्स्ट की सबसे कॉम्प्लेक्स फेज जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट होती है, और प्रोफेज फर्स्ट सेवरल फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फेजेस हैं देखते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब देखिए कौन सी स्टेज के लिए क्या बात सही है, हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है यहां पर तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? ग्रेजुअल विजिबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट की ये शुरुआत वाली फेज है, तो यहां पर जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बना रहा होगा। तो यहां पर धीरे धीरे ग्रेजुअल विजिबिलिटी हो जाती है, तो यही स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट जाइगोटीन, आपको पता है जाइगोटीन मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है यहां पर और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आपस में पेयर अप करेंगे ऐसे, और यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट पैकेटीन की अगर बात करते हैं तो पैकेटीन यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आप होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब हम बात करते हैं क्या ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में जो है हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कहां पर करेक्ट है, दिस इज द ऑप्शन, ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर? नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। देखो क्वेश्चन नंबर 130 में दिया है इन ह्यूमन फीटर, ह्यूमन फीटस में क्या होता है, जो oogenesis है, आर डेवलपिंग oocytes develop to stage and are arrested in the prophase first before the birth। तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, डिप्लोटीन में oocyte ऑफ द वर्टिब्रेट जो होती है सेवरल मंथ या ईयर में लॉस्ट होती है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? डिप्लोटीन विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 के लिए। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया है कि एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट के लिए कुछ बातें पूछी हैं। सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्लियर? देखो सिस्टर क्रोमेटिड, पहले एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट, और आपको पता है मियोसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर स्प्लिट ही नहीं होता है। तो अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता तो यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये बात हो गई किसके लिए? माइटोसिस के लिए। किसके लिए हो गई? माइटोसिस के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या रहा, होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, यहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करता है। होमोलॉगस मूव्स टुवर्ड्स द सेम पोल, गलत है। होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव रैंडमली भी नहीं मूव करता है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मूव करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
131 हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है डिप्लोटीन स्टेज के बारे में कुछ बात पूछी गई है। देखिए, इट बीइंग विद द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जब डिसोल्यूशन होता है तो इस फेज में एक्स शेप स्ट्रक्चर कियास्मेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर लिया होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट तो होते हैं बट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अब जहां पर ये क्रॉसओवर पर सेपरेट नहीं हो पाते हैं वहीं पर बन जाता है एक्स शेप स्ट्रक्चर कियास्मेटा। तो दिस इज द एक्स शेप स्ट्रक्चर कियास्मेटा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात तो हम यहां पर कर ही नहीं सकते। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वो तो पैकाइटिन स्टेज का फीचर। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 133। चलिए देखते हैं 133 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। 133, अब देखिए 133 में दिया हुआ है ज्यूटेरायन। अब देखिए ज्यूटेरायन के लिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज ज्यूटेरायन? देखते हैं ज्यूटेरायन क्या है। देखो, एक ये हमारे पास मीथेन है। मीथेन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी एक हाइड्रोजन की जगह कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, एक दूसरे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे? NH2 ग्रुप लगा देंगे। यहां पर एक वेरिएबल एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा एक हो गया जनरल एमिनो एसिड हो गया। R ग्रुप वेरी करने से आपको पता है एमिनो एसिड वेरी करता है। अब क्या होता है ज्यूटेरायन, क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर बनता है। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, ऐसी पीएच जहां पर ज्यूटेरायन का फॉर्मेशन होता है। अब ज्यूटेरायन पर होता क्या है? एक्चुअली जो ज्यूटेरायन है उसमें ये जो प्रोटॉन है ये चला जाता है किसके पास? NH2 प्लस के पास। NH2 के पास चला जाता है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं। तो फाइनल जो ज्यूटेरायन आपके सामने बनेगा, आपको पता है यहां पर क्या होगा? ये पॉजिटिव चला गया तो निगेटिव बचेगा, और यहां पर जब पॉजिटिव आ जाएगा तो ये NH3 प्लस बनेगा। तो जो फाइनल ज्यूटेरायन का जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनने जा रहा है वो है, देखो NH3 प्लस, क्योंकि इसको एक H मिल चुका है। कहां से? एसीटेट, एसीटेट से मिल चुका है। जो H है इसको कहां से मिला भैया? एसीटेट से मिला हुआ है। तो यहां पर ये हो गया CO माइनस और R। तो बताइए डीप्रोटोनेशन किसका हुआ है? डीप्रोटोनेशन जो हुआ है वो एसिडिक ग्रुप का हुआ है, और प्रोटोनेशन किसका हुआ है? इस एमिनो ग्रुप का। तो प्रोटोनेशन में आप लोग एमिनो ग्रुप का लगाते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है देखो क्वेश्चन में कह रहा है द एमिनो ग्रुप प्रोटोनेटेड। यस, एमिनो ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ क्योंकि उसको H प्लस मिला। द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड। तो ये बात तो सही लग रही है। अब देखा बोथ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर न्यूट्रल। न्यूट्रल कहां हुए? ठीक है, ये तो गलत बात हो गई। बोथ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर प्रोटोनेटेड, ये बात भी गलत है। दोनों ग्रुप क्या हो गए? डीप्रोटोनेटेड है, ये भी बात गलत हो गई। आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। और जो एमिनो ग्रुप होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। तो ये हमारा 133 तक का सॉल्यूशन हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में। 134 क्या कह रहा है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 134। देखते हैं भैया 134 क्या है। क्वेश्चन में दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस फिट इन एंजाइम कैटालिसिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस फिट इन द एंजाइम कैटालिसिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से है, ठीक है। इंड्यूस फिट थ्योरी जो है, ठीक है, आपको पढ़ाते हैं टीचर्स, ठीक है, पहले था सिलेबस में, बट इंड्यूस फिट के बारे में अब उतना कुछ नहीं दिया है। एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, इसको कहते हैं बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या है, एक्टिव साइट आर प्री शेप्ड फिट द सबस्ट्रेट परफेक्टली, गलत है।
सबस्ट्रेट बाइंड करता है रिजिड एक्टिव साइट पर, ये बात भी गलत है। एंजाइम जो होते हैं कन्फर्मेशनल चेंज होता है उसमें जब वो सबस्ट्रेट पर बाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये बात तो आपको जनरल जो ऑप्शन में दिया ये बात तो आपको जनरल पता है, बट आप इस इंड्यूस फिट थ्योरी से ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि इंड्यूस फिट तो पढ़ा ही नहीं। ये बात सही है, इंड्यूस फिट नाम नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ये प्रोसेस तो दिया है कि किस तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 में क्या दिया है? विच स्टेज ऑफ द मियोसिस की किस स्टेज पर साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होती है? देखो एक बात बताएं, आपको पता है जो मियोसिस सेकेंड होती है वो माइटोसिस से सिमिलर होती है। मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस। अब आपको पता है माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है और क्रोमेटिड सेपरेट होती है, तो फिर मियोसिस सेकेंड की किसी फेज पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, और आपको पता है एनाफेज पर स्प्लिटिंग होगी, तो यहां पर एनाफेज फर्स्ट आंसर नहीं होगा, एनाफेज सेकेंड विल बी द आंसर। समझ में आ गया? तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है किसके लिए? दिस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 135 हो गया। वेट अ मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है आपके सामने। क्वेश्चन में 136 में पूछा है विच सेलुलर स्ट्रक्चर क्वेश्चन में है कौन सा ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके पास सेंट्रियोल होते हैं। आपको पता है दो सेंट्रियोल जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर लग जाती हैं तो क्या बनता है? सेंट्रोसोम बनता है ना, ठीक है, सेंट्रोसोम। और स्पिंडल फाइबर में फॉर्मेशन भी करता है एनिमल सेल के पास, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेंट्रोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बोली? इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। ये ग्राफ दिया है, देखो ये ग्राफ बहुत ही आसान है, आपको पता है ये ग्राफ किसके लिए होता है। ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ द पीएच। इस ग्राफ में क्या दिया है? ये पीएच के इफेक्ट को दिया है। तो यहां पर इस ग्राफ का पीक क्या बताता है? ये पीक आपको पता है, पीक जो होता है वो ऑप्टिमम पीएच को बताता है। अगर ये पीएच के लिए है तो ऑप्टिमम पीएच हो गया, और अगर टेम्परेचर के लिए है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। क्लियर है? अब बताओ किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम शुड बी द करेक्ट आंसर। ये किसके लिए? ये भी ऑप्शन गलत होगा। एंजाइम मोस्ट स्टेबल होता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट मोर रिएक्टिव, ये भी गलत होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट, ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 137। देखो 137 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 137, सॉरी 137 तो हम देख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138। वेयर इज 138? दिस इज 138 क्वेश्चन, दिस इज 138। देखो भाई 138 क्वेश्चन में आपसे पूछा है which of the following statement is incorrect about the primary structure of the protein। आपको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बनती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है 1 by 1 जब एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ऐसे जुड़ते चले जाते हैं तो ये बनता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये बात तो सही है। द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एन टर्मिनल। यस, लेफ्ट साइड में क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है, एन टर्मिनल कहेंगे। नेक्स्ट है द प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्सट्रीम रिजिड रॉड। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिजिड रॉड की तरह तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है।
और द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल, क्योंकि लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसलिए उसको सी टर्मिनल कहते हैं। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। तो कौन सा आंसर हो गया? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 138 की बात कर ली है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 138। नाउ द 139, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन में असर्शन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी। आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। क्लियर? ये बात तो सही है, ठीक है। अब अगला है एट हायर टेम्परेचर एंजाइम अंडरगो डीनेचुरेशन। ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये दोनों स्टेटमेंट बिकॉज से जोड़े जा सकते? क्या इसका रीजन है? एट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम is the temperature at which it show the maximum activity because at higher temperature enzyme undergo denaturation। ये तो गलत बात हो गई ना, इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पर assertion रीजन तो सही है बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 139 में आपको assertion रीजन ट्रू लगाना है बट आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं लगाना है, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द आंसर। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 140। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। क्या है 140 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 140, यहां पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? यस देखो भाई, क्वेश्चन है कोएंजाइम आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट असिस्ट द एंजाइम कैटालाइजिंग एंजाइम। देखो मैंने आपको पहले भी जब क्लासिफिकेशन अभी बताया था शुरुआत में, अगर आप थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, तो मैंने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है उसके पास क्या क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम का एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो एंजाइम कहते हैं, दूसरा कोफैक्टर होता है। और कोफैक्टर जो होता है वो ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में हम प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ते हैं जो टाइटली बाउंडेड होता है और कोएंजाइम जो लूजली बाउंडेड होता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगर दिया कोएंजाइम आर परमानेंटली बाउंड, अरे भाई लूजली बाउंड होते हैं ये, परमानेंटली बाउंड नहीं होते, तो स्टेटमेंट दूसरा इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। क्लियर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं 141 क्या कह रहा है। वन 41 आ गया आपका। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट मियोसिस के लिए दिए हुए हैं। लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड में जब मियोसिस 1 होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन यहीं पर होता है। अगला क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। ठीक है, occurs between the sister chromatid। ये बात गलत है, between the non sister chromatid of homologous chromosome। कहां पर होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ये होता है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड दिया है इसलिए गलत है। थर्ड की बात करेंगे, द एंड रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ द 4 हैप्लॉइड सेल। आपको पता है मियोसिस में 4 सेल बनती, माइटोसिस में 2 बनती है। तो जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब मियोसिस सेकंड हो जाएगी, तो 4 सेल बन जाएंगी। डीएनए रेप्लिकेशन ट्वाइस ड्यूरिंग द एंटायर मियोटिक प्रोसेस, गलत है। एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो भी एस फेज में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द फाइनल आंसर, दैट मींस सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं भैया, 142 कौन सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको?
कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एसर्शन दिया हुआ है मियोसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को हर एक स्पीशीज में क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है अक्रॉस द जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है मियोसिस, अगर हम डिप्लॉयड हैं और हमारे ऑफस्प्रिंग टेट्राप्लॉयड हो जाए, फिर उनके ऑफस्प्रिंग ऑक्टाप्लॉयड हो जाए, और इस तरह से अगर प्लॉयडी क्या हो जाए, बढ़ती चली जाए, ठीक है, अगर इस तरह से प्लॉयडी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक समय तो ऐसा आएगा कि क्रोमोसोम इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनको रखने की जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो क्या करना है अब ये बात तो सही हो गई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि मियोसिस नहीं होगा तो फिर गैमीट में पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम आएंगे नहीं, तो फिर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनका क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल हो जाएगा पेरेंट से, अगर मियोसिस नहीं होगा। तो ये सही है। मियोसिस रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट को अगर बिकॉज से जोड़ोगे तो जुड़ जाएंगे, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 143। 143 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 143 में आपको क्या दिया है, वेरियस स्टेजेस दी हैं। अब यहां पर इनको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो बोलो भाई मैचिंग आप लोग करना है, कैसे करोगे देखते हैं जरा, बताओ। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जेनेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम बनता है। तो ये देखो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है प्रोफेज में। चलो फर्स्ट का थर्ड। अब बताओ मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में आपको पता है इक्वेटर पर क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, मैचिंग क्रोमोसोम अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। नेक्स्ट एनाफेज पर क्या होगा, एनाफेज पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होती हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। और टीलोफेज जो होता है अपोजिट होता है प्रोफेज का, तो यहां पर जो भी क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप आगे देखें, ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, अब मेरे पास तो ऑप्शन गायब है, आप चेक कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मैचिंग, और क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन 143, तो 143 का आंसर है थर्ड। यहां पर थर्ड दिया हुआ है 143, सॉरी थर्ड नहीं है, सेकेंड है। तो मैंने देखा ये ऑप्शन दिख नहीं रहे थे, आपने मैच कर लिया होगा जैसे मैंने पहले बताया है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 144, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, देखो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में जो थोड़ा सा जो टाइम गैप होता है दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड का पीरियड है, ये सही है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन कहां से होता है, ये बात गलत है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 144 का ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 145। देखो भाई 145 में क्या है, क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट के लिए। देखिए मियोसिस सेकेंड इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। यस, साइटोकाइनेसिस जैसे होती है वैसे तुरंत मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, और क्रोमोसोम के फुली कंडेंस होने से पहले, फुली इलोंगेट होने से पहले, ठीक है। तो ये बात तो सही है। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड जो होती है वो माइटोसिस को रिसेंबल करती है, बिल्कुल सही है, माइटोसिस को रिसेंबल करती है, क्योंकि वहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है और क्रोमैटिड सेपरेट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 145 का थर्ड। क्लियर, 145 का हमने थर्ड बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं 146 पर, क्वेश्चन नंबर 146। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कह रहा है,
The graph showing the effect of the substrate concentration on enzyme activity. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इस ग्राफ को पहले ही पढ़ चुके हो. ग्राफ में दिया पहला, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. देखो ये ऐसा लीनियरली तो नहीं इंक्रीज हो रहा, तो ये गलत बात हो गई. नेक्स्ट है रिएक्शन रेट रीचेस टू द मैक्सिमम एट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. हाँ, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर इसका रेट रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है. द एंजाइम इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट एट लो कंसंट्रेशन. देखो लो कंसंट्रेशन पर एंजाइम सबस्ट्रेट पूरी तरह से सैचुरेट नहीं है. अगर सैचुरेट हो जाता तो इसके बाद वेलोसिटी बढ़ती ही नहीं, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन पर एंजाइम सैचुरेटेड नहीं होते हैं. ठीक है. द रिएक्शन रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है, ये भी बात गलत है. इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो गया सेकेंड. क्लियर. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 147. 147 को देखते हैं. देखिए 147 में क्या दिया भैया? 147 एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. हाँ, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, अगर वो हाई एनर्जी उसको रिक्वायर होती है तो एंजाइम के प्रेजेंस में वो लो एनर्जी पर हो जाती है. ग्राफ याद आ रहा है? ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया हमारा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ मूव फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट. The enzyme are consumed in the reaction they catalyze. एंजाइम कभी कंज्यूम नहीं होते, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द ऑप्शन. करेक्ट आंसर है आपका. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? 148. देखिए यहां पर क्वेश्चन में है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में. तो देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं, LHC है, ये 3 नहीं है. ठीक है. द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल और प्रोटीन. ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा ये बना होता है, ये बात तो सही है. नेक्स्ट है फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व इन द साइक्लिक. फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक होता है, ये बात भी सही है. द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम सेकेंड इज P700. ये बात गलत है. क्या होता है? P680 होता है. ये तो PS फर्स्ट के लिए दिया है, लेकिन यहां पर ये PS सेकेंड के लिए बता रहे हैं, तो थर्ड गलत हो गया. तो क्या सही है? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 149. क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं. देखते हैं 149 में क्या है. अब देखो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा. रिवाइज करने के लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 को. समझने से पहले जरा देखते हैं, ध्यान से पढ़ना. देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं PS1 के बारे में. तो यहां पर हमारे पास ये हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल है एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए. तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटीनी. तो ये हमारे पास एंटीनी हो गया. अब यहां पर ये क्लोरोफिल ए हो गया. ठीक है, क्लोरोफिल ए हो गया. फिर इसके बाद फियोफाइटिन. फियोफाइटिन है. फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन है. प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है कहां पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम लिखते हैं साइटोक्रोम B6F पर. ठीक है. इसके बाद प्लास्टोसाइनिन है. ठीक है, प्लास्टोसाइनिन. अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक की. तो हम प्लास्टोसाइनिन को हटा देंगे. ये देखो यहां से हम लोग प्लास्टोसाइनिन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं. अब देखना इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है फिर से यहां पर आ जाता है. इस तरह से चक्कर काटता रहता है. और जैसे यहां से साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP को पकड़ के क्या बना देता है? ATP बना देता है. तो ये हो गया साइक्लिक. ये कैसा है? साइक्लिक. समझ में आया कि नहीं आया?
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, फियोफाइटिन। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद प्लास्टोक्विनोन है। बेटा मिनट, ये क्या हो गया, जल्दी से हम पहले नॉन साइक्लिक बनाएंगे क्योंकि साइक्लिक का तो कुछ और ही होता है। बस ये थोड़ा सा, हाँ देखो यहां पर क्या है, ये FeS है और यहां पर FD है, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये फेरिडॉक्सिन है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, PS फर्स्ट। दिस इज अ फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब देखो फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड कभी अकेले काम नहीं करता, पहली बात। ये क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ काम करता है। अब देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ कैसे काम करेगा, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्रोडक्ट केवल ATP है। आया समझ में, कहां पर होता है अभी हम देखेंगे। अब बात करते हैं, अच्छा ये क्लोरोफिल जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का, तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, अब ये हम बना रहे हैं एंटीनी प्लस रिएक्शन सेंटर जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लेकिन ये हमारे पास है P680। तो आपको पता चल गया ये कौन सा हो गया, PS सेकेंड हो गया, फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया। अब यहां पर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वही है फियोफाइटिन। क्या है, फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जो आता है वही साइटोक्रोम B6F पर आता है, साइटोक्रोम B6F पर आता है। अब साइटोक्रोम B6F पर जैसे आएगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP पकड़ के क्या बना देगा, ATP बन जाएगी। तो यहाँ पर ATP है। इसके बाद होगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन का इलेक्ट्रॉन फिर से किसको मिल जाता है, फिर से प्लास्टोसाइनिन जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, PS फर्स्ट को। तो ये देखो PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है, ये वही है। तो ये हमारे पास P700 से आप पहचान जाओगे PS फर्स्ट है। क्या है, PS फर्स्ट है। फिर इसके बाद FeS है, इसके बाद FD है। और जैसे FD पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां पर क्या होता है, NADP प्लस जो होता है वो H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के NADPH प्लस H प्लस आयन बना देता है। और यहां पर जो एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज होता है। कौन सा होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो देखो इसका प्रोडक्ट जो है NADPH भी है। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर अगर क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो गया तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैग्नीशियम 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन इसका गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके फिर से वापस आएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन की बार बार जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर एक बार इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो तो यहां पर यूज हो जाता है। तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन बार बार मिलता रहे, इसलिए यहां पर होती है वाटर की स्प्लिटिंग। क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स बार बार यहां पर यूटिलाइज होते हैं। तो नॉन साइक्लिक का जो प्रोडक्ट हो गया, एक ATP तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो ATP दिख रहा है, नेक्स्ट क्या है O2 है, नेक्स्ट क्या है NADPH2 कह सकते हैं, NADPH कहते हैं, नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट है। और साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या है, ATP है। अब जरा देखना ये कहां पर होता है, कैसे होता है, जरा जल्दी से देखो। देखो ये कोई लीफ है, आपको पता है लीफ में क्या होता है, लीफ में मीजोफिल सेल होती है ना, डाइकॉट मोनोकॉट मीजोफिल्स है। अब यहां पर मीजोफिल सेल है तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हम बना देते हैं क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ऐसे हॉलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं थैलेकॉइड, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। अब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं स्टोमा लैमेली से, और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है इसको ग्रेना कहते हैं। चलो हम एक थैलेकॉइड को बाहर निकालते हैं और इस थैलेकॉइड को यहाँ पर बनाते हैं। ये थैलेकॉइड बन गया, ठीक है, ये थैलेकॉइड बना, क्लियर। अब जरा देखने थैलेकॉइड में क्या क्या है। थैलेकॉइड में यहाँ पर PS सेकेंड बना दिया, PS सेकेंड है, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फिर इसके बाद वही साइटोक्रोम B6F बना दिया, साइटोक्रोम B6F।
इसके बाद है नेक्स्ट, यहां पर हम बना देंगे PS फर्स्ट बना देंगे। अब देखना क्या होता है, PS फर्स्ट बना देंगे, जैसे ही PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाता है वेरियस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होते हुए, तो ये क्या करता है, साइटोक्रोम B6F। अभी हम साइटोक्रोम B6F की बात कर रहे हैं। ये देखो साइटोक्रोम B6F है, फिर क्या होगा जरा देखते हैं। अब यहां पर हम एक बना देते हैं ATP सिंथेज। अब देखो क्या होगा यहां पर, जैसे देखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से जाएगा तो ये साइटोक्रोम B6F क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, जो स्ट्रोमा साइड के प्रोटॉन्स है, देखो इसके बाहर स्ट्रोमा ही तो है, स्ट्रोमा के प्रोटॉन को तुरंत यहां पर ला देगा। अब जरा देखना, मैंने 2 प्रोटॉन क्यों लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है, देखो यहां पर ये लो। अब जरा देखना यहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी तो होती है, वाटर से भी क्या होते हैं H प्लस बनते हैं ना, अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो 2 H प्लस, और अगर 2 वाटर होंगे तो यहाँ पर 4 H प्लस बन जाएंगे। साथ में जो ऑक्सीजन होती है तो बाहर रिलीज हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस जो इसके अंदर की जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, तो ल्यूमेन में H प्लस इकट्ठा हो रहे हैं। अब इन H प्लस को क्या करना है, ज्यादा H प्लस इकट्ठा हो गए, दैट मींस यहाँ पर प्रोटॉन बहुत ज्यादा और यहाँ पर प्रोटॉन बहुत कम, क्योंकि ये भी तो प्रोटॉन खींच लेता था किसके साथ, NADP प्लस जो होता था एक प्रोटॉन खींच करके क्या बना देता था, NADPH प्लस H प्लस आयन, NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में ऐसा होता था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज करता था, H प्लस यूज करता था, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ का प्रोटॉन बहुत कम है, यहाँ का प्रोटॉन ज्यादा है ल्यूमेन में। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गया मतलब एसिडिक कंडीशन क्या हो गई, बढ़ गई, एसिडिक कंडीशन इंक्रीज हो गई, मतलब यहाँ की pH क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर होता है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज का ये F0 है और ये F1 है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्रोटॉन जो होता है यहां से जब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बाहर जाएगा, जैसे प्रोटॉन जाएगा तो यहां पर ATP सिंथेज बैठा हुआ है, वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के तुरंत क्या बना देगा, ATP बना देगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम बात करते हैं वहां पर जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कह रहा है, पहला ऑप्शन है द स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, सही है, स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द लीफ, सही है। द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द थैलोपर। देखो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है उनको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअल में ये केल्विन साइकिल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, केल्विन साइकिल की बात कर रहा है, C4 साइकिल की बात कर रहा है। केल्विन साइकिल C3 साइकिल कहेंगे, C4 साइकिल की बात कर रहा है। ये सब स्ट्रोमा में होते हैं, लेकिन ये कह रहा है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर होंगे, तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आपको पता है PS सेकंड में क्या होता था, ये देखो ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला, ये देखो वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन निकला ना, तो ये बात तो सही हो गई। तो चलिए हम बात करते हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो स्टोमा जो होते हैं लीफ पर गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है थैलेकॉइड पर होती है, गलत है, लाइट डिपेंडेंट होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट विल बी द, योर आंसर विल बी द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 150, which of the following statement correctly describe the difference between the C3 and C4 pathway। देखना यहां पर दिया C3 pathway occur in mesophyll, ये बात तो सही है, C3 pathway mesophyll पर होते हैं, लेकिन C4 pathway बंडल शीथ, ये बात गलत है, क्योंकि ये बंडल शीथ और मेसोफिल दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये गलत हो गया। C3 pathway produces 3 कार्बन कंपाउंड, हाँ ये PGA बनाते हैं ना 3 कार्बन कंपाउंड, C3 साइकिल, ये तो सही है। C4 साइकिल प्रोड्यूस 4 कार्बन कंपाउंड, यस ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है द C3 pathway is more efficient under high light condition, high light intensity and temperature, while C4 pathway is more efficient under low light condition, ये बात भी गलत है। C3 pathway involve पेप कार्बोक्सिलेज, नहीं ये तो C4 में जरूरत पड़ती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं 151 की तरफ।
क्वेश्चन में दिया 151 में दिया है द एटीपी सिंथेस इज लोकेटेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। एटीपी सिंथेस कहां पर लोकेटेड होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये देखो ये थैलेकॉइड ही तो है और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर ही तो एटीपी सिंथेस प्रेजेंट है, तो ये बात तो सही हो गई। एटीपी सिंथेस इज लोकेटेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये बात तो सही है। अब इसके बाद NADP प्लस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? NADPH ही होता है, NADP प्लस। ये देखो है, ये बात भी सही हो गई। क्लियर? तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, द केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड CO2 ATP एंड NADPH। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहां पर कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 151 का आपका ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 152। 152 में दिया है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ना वो एक्चुअल में एटीपी प्रोड्यूस करवाता है। क्या करवाता है? एटीपी। कैसे पता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी प्रोड्यूस कराता है। मैंने बताया था अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए तो बाहर प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन यहां से जाएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हुए, तो ये एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एटीपी। तो क्या हो गया? एटीपी सिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो 152 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है भाई? 153 क्वेश्चन में है TW एंगलमैन ने एक प्रिज्म यूज किया था, ठीक है, और एक एल्गा क्लेडोफोरा को ग्रो करवाया था बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। His experiment which show the spectral region is the most effective photosynthesis। आपको पता था ब्लू और रेड रीजन में जो क्या होता था, वो जो एरोबिक जो एल्गी होता था, क्लेडोफोरा एल्गी, वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, इसलिए वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर जाते थे। आया समझ में? इसलिए इनका जो ऑप्शन होगा करेक्ट विल बी द सेकेंड, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 154। देखो 154 में क्या दिया है? व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। NADP के रिडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो जल्दी से देखो NADP के रिडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत होती है हमने बता रखा है। ये देखो यहां पर हमें प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। पहली बात किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटॉन की जरूरत है। दूसरा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की जरूरत है इसके रिडक्शन के लिए। देखते हैं क्या होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। देखो तो क्वेश्चन में क्या है यहां पर? क्वेश्चन ओनली इलेक्ट्रॉन, गलत जवाब। ओनली प्रोटॉन, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सही जवाब है। वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 में दिया है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। पढ़ा है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दिस प्रोसेस? आपको पता होना चाहिए इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस है। क्या है? व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? NADP प्लस। तो what could be the correct option? Correct option will be second. Now the next question, question number 156 की बात करेंगे। 156 में क्या है? क्वेश्चन में how many NADH molecule are produced during the one round of Kelvin cycle? अरे NADH की तो कोई रिक्वायरमेंट, यहाँ तो NADH होता ही नहीं, वो तो रेस्पिरेशन में होता है, तो क्या होगा? 0। क्लियर? यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे RUBP क्या है? ये 5 कार्बन की कीटो शुगर होती है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें। अगर RUBP क्या है, ये कितने कार्बन की कीटो शुगर होती है? देखो ये यहां पर हमारे पास RUBP है। RUBP 5 कार्बन की कैसे शुगर है? कीटो शुगर है।
अब ये क्या करता है, CO2 को लेता है, CO2 को लेता है तो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। यहां पर किस एंजाइम की प्रेजेंस होती है, रूबिस्को की प्रेजेंस होती है। तो क्या बन जाता है, 2 मोल्स ऑफ 3 PGA बन जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ 3 PGA बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन इस स्टेप में हमारे पास 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 ATP जो होते हैं वो किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। और यहां पर 2 NADPH की भी जरूरत होती है। ये किसके लिए होता है, इसके पास H है तो ये यूज होगा रिडक्शन के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट बन जाता है, PgAl, ट्रायोस फॉस्फेट बन जाता है। ट्रायोस फॉस्फेट में कितने कार्बन चले गए, ट्रायोस फॉस्फेट, PgAl बन जाता है। इसके बाद होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन रीजेनरेशन में क्या होता है, रीजेनरेशन में फिर से एक ATP का इस्तेमाल हो जाता है, एक ATP का इस्तेमाल होगा और फिर से ये बन जाएगा RUBP। क्लियर है। और ये इस तरह से ये 6 साइकिल चलती है, तो 6 साइकिल में ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है RUBP इज 5 कार्बन कीटो शुगर। हमने अभी बताया था RUBP 5 कार्बन कीटो शुगर है। ये देखो 5 कार्बन कीटो शुगर है, आ गया समझ में। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 5 कार्बन कीटो शुगर। फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस ऑन द फोटोसिंथेसिस। देखिए तुरंत वाटर की अवेलेबिलिटी तो रिड्यूस नहीं हो जाएगी, लेकिन स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन के लॉस को बता सकें। और क्या होगा, रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी, रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही है। कौन सा, सेकेंड। अब हम बात करते हैं 159, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन 159 में दिया है कि हाउ C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू द CO2 कंसंट्रेशन एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। देखो दोनों में क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात सही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 159 का। क्लियर। तो 159 विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं 160 की तरफ। 160, दिस इज द 160। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये मीजोफिल में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है अगर आपको C4 साइकिल याद है। और स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें, मीजोफिल सेल हैव C4 प्लांट लैक रूबिस्को एंजाइम। तो C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। ये बात भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो 160 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 161 के लिए। क्वेश्चन नंबर 161, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through the chemiosmosis? Chemiosmosis not true। तो यहां पर है, देखो रिडक्शन ऑफ NADPS ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये तो सही है केमियोस्मोसिस के लिए। ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ब्रेक होता है तभी तो ATP बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई ब्रेक डाउन नहीं है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है और एक गलत है, वो ऑप्शन है थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द इनकरेक्ट। नेक्स्ट
चलो भाई, कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम. सोरगम C4 प्लांट है, और आपको पता है C4 प्लांट का पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है. स्ट्रोमा लैमेली है PS1. स्ट्रोमा लैमेली के पास PS1 होता है, इसके पास PS2 नहीं होता, क्योंकि PS2 में NADP रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत होती है. तो ये तो सही है. ग्रेना लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2, ये बात भी सही है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1 एंड PS2, ये बात भी सही है. नेक्स्ट, both ATP and NADP are synthesized during the non-cyclic photophosphorylation. तो यहां पर तो सब सही लग रहे हैं. देखते हैं क्या है. कुछ और खेल. ऑल ऑप्शन का तो नहीं दिया नीचे. अब भाई देखते, चेक करते हैं. स्टोमा लैमेली है PS1, ओनली PS1, बट लैक NADP रिडक्टेज. देखो, हाँ एक बात ये यहां पर, तो यहां पर ये बात तो सही है, स्टोमा लैमेली है PS1, उसके पास PS2 नहीं होता है. PS2 नहीं होता, ये बात तो सही है. ग्रेना लैमेली के पास PS1 PS2 दोनों होते हैं, ये बात भी सही है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1 एंड PS2, यस, ये बात गलत है. साइक्लिक जो साइक्लिक होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ PS1 ही होता है, PS2 नहीं होता. साइक्लिक में क्या होता है, अभी तो बताया था, साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है. अब देखो ध्यान से, ये देखो मैंने अभी आपको बताया था, साइक्लिक में ओनली, ये देखो ये साइक्लिक है, और साइक्लिक में केवल PS1 है. ठीक है, याद आ गया. चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164. क्वेश्चन नंबर 164. क्वेश्चन नंबर 164 में दिया हुआ है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. देखो ये तो बात कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन की, और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक 3 मोल कार्बन कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है PGA, और एक 2 मोल कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट. फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्योंकि आपको पता है RUBP 5 कार्बन का कीटो सुगर है. जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा कार्बन तो आएगा नहीं, तो टोटल 5 कार्बन में 2 प्रोडक्ट बनाएगा. एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है PGA, एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट. ये 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट एक बार आपके प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है. ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 165. देखते 165 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 165 में दिया है, इसमें कह रहा है द लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम. फिर एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कट रहा है, इसको सही करें. देखो, हाँ देखो, लाइट रिएक्शन में द प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम. प्लास्टोक्विनोन कहां से कहां पर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो साइटोक्रोम B6F2 कॉम्प्लेक्स टू PS फर्स्ट टू NADP, PS फर्स्ट टू ATP सिंथेस, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F. तो चलो हम पहले देखते हैं कहां पर हमने बनाया था प्लास्टोक्विनोन. ये देखो प्लास्टोक्विनोन बना हुआ है, प्लास्टोक्विनोन, और ये क्या PS सेकेंड है, और ये साइटोक्रोम B6F है. तो PS सेकेंड से साइटोक्रोम B6F की तरफ होगा, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F. कोई ऑप्शन दिया है,
PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6, F इज द करेक्ट ऑप्शन। 165 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं 166 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। 166 में आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन when electron lost from the reaction at the PS2, what is the source to replace these electron? आपको पता है, मैंने बताया था नॉन साइक्लिक में बार बार तो वाटर मिलता नहीं है, सॉरी बार बार तो इलेक्ट्रॉन वापस आता नहीं है PS1 की तरह, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है सीधे फाइनली। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सीधे चला गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर क्या हुआ, सीधे चला गया, तो यहां पर वाटर जो होता है, वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसकी वजह से बार बार इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहां पर, वाटर। करेक्ट ऑप्शन विल बी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। 167 में दिया हुआ है क्वेश्चन में, Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? C4 प्लांट में जो साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल। रुबिस्को मीजोफिल सेल में कहां एक्ट करता है? वो तो बंडल शीथ सेल में एक्ट करता है ना रुबिस्को, क्योंकि अगर रुबिस्को मीजोफिल सेल पर एक्ट करने लगेगा तो वही फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन हो जाएगी, रुबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड करेगा और वही पीजीए और फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए C4 में। The substrate molecule for Rubisco is a 5 carbon compound. Rubisco के लिए 5 कार्बन कंपाउंड है सबस्टेट। अब देखते हैं ये आपको मल्टीपल ऑप्शन में दिया है या फिर सीधे यही दिया है। ठीक है, हाँ, तो द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। हाँ, रुबिस्को देखिए, हम बात करें C3 साइकिल की, अगर बात करें तो C3 साइकिल में रुबिस्को जो होता है 5 कार्बन कीटो सुगर से बाइंड करता है, तो 5 कार्बन कंपाउंड RUBP इसके लिए क्या है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट है रुबिस्को एक्शन रिक्वायर ATP एंड NADPH। बिल्कुल हाँ, कहां पर, रिडक्शन प्रोसेस में 2 ATP फास्फोराइलेशन के लिए और 2 NADPH रिडक्शन के लिए जरूरी है, ये बात भी सही है। रुबिस्को बाई फंक्शनल एंजाइम है क्योंकि ये CO2 से भी बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। देखिए 168 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 168 में कह रहा है which of the following is not the product of light reaction। तो लाइट रिएक्शन में NADH तो कहां बनता है, NADH तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो ATP बनता है, सही बात है, ATP बनता है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन बनता है, बट NADH इज इनकरेक्ट, इसलिए हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं बनता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, जो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये बनता है, ये बनता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं लेंगे, जो भाई बनता है उसको थोड़ा लेंगे। तो कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो NADH नहीं है, क्योंकि ये तो हम पढ़ेंगे अभी ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो ये बात हो गई 168, क्वेश्चन नंबर 168। नाउ द क्वेश्चन नंबर 169, व्हिच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। आपको पता होगा मैग्नीशियम है। आयरन जो होता है Fe+2 के फॉर्म में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, और Fe+3 मायोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 के लिए। क्वेश्चन में दिया है which pigment can directly convert light energy into the chemical energy। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर देता है, इसका आंसर है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which range of wavelength is called photosynthetically active radiation।
तो इसको हम P400 to 700 को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के अंदर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 में कह रहा है विच लाइट रिएक्शन इज द लीस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। तो आप यहां पर वायलेट लाइट को करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। वायलेट लाइट जो होती है वो लीस्ट इफेक्टिव है। ब्लू रेड का तो पढ़ ही चुके हैं, ग्रीन भी थोड़ी इफेक्टिव होती है बट वायलेट बहुत कम इफेक्टिव होती है। ठीक है, 172 हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173। तो 173 में क्या है, क्वेश्चन में है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। बताओ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनर्जी कहां से मिलती है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल। फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल। From inorganic chemical will be the correct option. Next, energy required for ATP synthesis in PS second comes from। जो एनर्जी ATP सिंथेसिस के लिए जो फोटो सिस्टम सेकेंड में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहां से आती है भाई, फटाफट बताएंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट से एनर्जी आती है। कहां से आती है, एनर्जी कम्स फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट से एनर्जी आती है। क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 175। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175 में क्या है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। लाइट रिएक्शन आपको पता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है। तो देखो एटीपी तो बनता है, H+ मतलब हाइड्रोजन भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। शुगर तो डार्क रिएक्शन का पार्ट है तो हो ही नहीं सकता। CO2 बनता नहीं, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। Now move to the question number 175। 175 हो गया। अब हम देखेंगे 176। चलो भाई जल्दी से करो 176 देखते हैं। 176 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज सो कॉल्ड बिकॉज। डार्क रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस में डार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। देखो लाइट एनर्जी पर, यह बात सही तो नहीं है, ये बात तो गलत है भाई। लाइट एनर्जी पर क्यों नहीं डिपेंड करेगी। पहला है इट अकर्स इन डार्क आल्सो। भाई अगर इसके लिए एटीपी और NADPH प्रेजेंट होगा, NADPH जो है वो प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन होती रहेगी क्योंकि ये एसिमिलेटरी पावर है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिमिलेटरी पावर। तो ये डार्क में होती है, ये बात तो ठीक है। ठीक है, इट अकर इन डार्क, ये तो सही है। तो इसको डार्क रिएक्शन को डार्क, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट एनर्जी। देखो लाइट एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती लेकिन लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। लाइट एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती लेकिन लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट। इट कैन अकर ड्यूरिंग डे टाइम, इससे कोई मतलब ही नहीं। इट अकर मोर रैपिडली एट नाइट, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये जो हमारा लाइट रिएक्शन पर नहीं डिपेंड करती है, लाइट एनर्जी पर नहीं डिपेंड करती, इसको ये लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 176 का सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द 177। 177 में क्या है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर। पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। पेप किसका प्राइमरी CO2 रिसेप्टर होता है, C4 प्लांट का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। C3 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, जो RUBP होता है, इसका RUBP होता है C3 के लिए और C4 में पेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 178। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। आपको पता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां पर होता है, नॉन साइक्लिक में होता है। अब नॉन साइक्लिक दिया होगा, फोटो सिस्टम 1 तो गलत है। ल्यूमेन ऑफ द थैलेक्वाइट, इनर सरफेस ऑफ द थैलेक्वाइट, ये भी गलत है। इनर सरफेस ऑफ द थैलेक्वाइट मेम्ब्रेन पर, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो 178 का जो सही ऑप्शन हो गया वो है फोर्थ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 178 के बाद 179 पर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन इज। लाइट रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मैंने बताया था सबसे पहले पीएस फर्स्ट होगा, पीएस फर्स्ट के बाद फियोफाइटिन होता है, तो फियोफाइटिन तो कहीं दिया नहीं। नेक्स्ट प्लास्टोक्विनोन होता है, ये सही, लेकिन साइटोक्रोम B6F है, सही है। पीएस फर्स्ट एंड फेरिडॉक्सिल इसका फर्स्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने बनाया हुआ है, ये पीएस सेकेंड है, फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं तो प्लास्टोक्विनोन होगा, फिर ये साइटोक्रोम B6F होगा, प्लास्टोसाइनिन है, फिर पीएस फर्स्ट है, फिर ये फेरिडॉक्सिन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 179 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है 180, क्वेश्चन नंबर 180। 180 में क्या बोल रहा है? द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। वो कौन सा एंजाइम है जो C3 प्लांट में नहीं पाया जाता? तो पेप्केज होगा, पेप्केज, क्योंकि C4 प्लांट का करेक्टर है, तो पेप्केज जो होगा वो C4 प्लांट में पाया जाता है, C3 प्लांट में नहीं पाया जाता। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सेकेंड, 180 का सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे 181 पर। 181 देखो, 181 में क्या है भैया? दिस इज द 181। क्वेश्चन में कह रहा है द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2। The reaction that is responsible for primary fixation of CO2 is catalyzed by। तो देखो जो प्राइमरी फिक्सेशन अगर C4 प्लांट की बात करें तो कौन करता है? पेप्केज करता है, ठीक है। और रुबिस्को जो होता है ये C4 प्लांट में प्राइमरी फिक्सेशन हो गया, और जो ये हो गया RUBP हो गया वो C3 प्लांट में क्या हो गया? फिक्सेशन करता है। तो रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैटलाइज्ड बाय। अब यहां पर कोई C3 और C4 प्लांट तो दिया नहीं है। अगर C3 और C4 प्लांट दिया नहीं है तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? C3 के लिए लगाएंगे या C4 के लिए? तो आप कहेंगे हम C3 और C4 दोनों के लिए ऑप्शन लगाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड। नाउ द 182, क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। 182, when CO2 is added, देखना, when CO2 is added to PEP, the first stable product synthesized। आपको पता है पेप जो होता है C4 प्लांट में जैसे रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो वो बनाता है 4 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, OAA, ठीक है। C4 एसिड होता है ये, C4 एसिड, इसके बाद मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनते हैं। तो 182 का जो ऑप्शन हो गया ऑक्सैलोएसीटेट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 183। 183 की हम बात करें, देखिए 183 में दिया हुआ है द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉस्फोराइलेशन। ये बात तो सही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत है। द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कैटलाइज कन्फर्मेशन चेंज ऑफ F0 पार्टिकल ऑफ ATPase व्हिच मेक टू सिंथेसाइज ATP। बिल्कुल ये भी सही है, बिकॉज से जोड़ोगे तो ये दोनों सही हो जाएगा, मतलब एसर्शन रीजन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 183 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 के लिए। 184, क्वेश्चन नंबर 184 में कह रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज बोथ NADPH एंड ATP। गलत है, साइक्लिक में केवल और केवल ATP बनती है, आप बात कर चुके हैं, असर्शन गलत है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1, तो ये सही है। तो पहला क्या है? फर्स्ट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है और रीजन सही है। तो ऑप्शन 4 विल बी द आंसर फॉर 184। 184 का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ।
184। नेक्स्ट है 185। देखते हैं 185 क्या है। 185 बता रहा है द बंडल शीथ सेल आर द साइट फॉर डिकार्बोक्सिलेशन। ये एंटी नहीं है, एंड कार्बोक्सिलेशन। अब देखो बंडल शीथ सेल में जैसे ही C4 एसिड, देखो ये आपने पढ़ा है C4 साइकिल पढ़ा है, और जैसे ही C4 एसिड जब यहां पर जाता है, ठीक है, जो C4 एसिड होता है वो क्या होता है, वो एक CO2 रिलीज कर देता है, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो CO2 है वो C3 साइकिल द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो देखो डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, और C3 साइकिल जब इसको कैप्चर करेगी तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो डिकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन तो दोनों ही होते हैं। बंडल शीथ सेल आर रिच इन रूबिस्को एंजाइम। यस, बंडल शीथ जो है, यहां पर बंडल शीथ में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो 185 का आंसर बिकॉज करके हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट। 185 का ऑप्शन जो आंसर है हमारा वो है फर्स्ट। वन 185। अब देखते हैं 186। 186 में क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन का, तो भैया हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है जो है, फोटो रेस्पायरेशन इज कंसिडर ए वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, तो वेस्टफुल प्रोसेस तो है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट प्रोड्यूसेस energy and even it consumes the energy losses about the 25% fixation of O2। तो ये सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द फाइनल आंसर। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 187। देखो भाई 187 क्या है, देखो 187 ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, बस आपसे क्या पूछा गया है, ABC करके पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में 1 2 3 देखना है, तो 1 क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन, तो कहां कार्बोक्सिलेशन, ये। दूसरा क्या है, रिडक्शन, और तीसरा क्या है, रीजनरेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया 187। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 188 पर। देखिए 188 ये आपके सामने जेड स्कीम दी हुई है, जेड स्कीम। तो जल्दी से देखते हैं इस जेड स्कीम में ये क्या है। ये तो पहले फोटो सिस्टम सेकेंड है, जो ए है ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, क्योंकि पहले फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। तो सिर्फ ए में फोटो सिस्टम यहां पर सेकेंड दिया हुआ है, तो आप इसी को करेक्ट लगा देना, और कहीं पर फोटो सिस्टम सेकेंड है नहीं, तो आप देखना मिला लेना, आपका आंसर यही सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 189 के लिए, किसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189 है। जल्दी से देखते हैं भाई 189। तो मैच करना भी, इसको मैच करना 189 में। क्वेश्चन है रूबिस्को। रूबिस्को आपको पता है क्या है, जल्दी से बताओ। रूबिस्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, और C3 साइकिल के लिए तो ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड यहां मिल गया। पेपकेस, पेपकेस क्या करता है, पेपकेस C4 साइकिल के लिए, तो बी का 5 होना चाहिए, तो बी ये देखिए यहां पर 5 हो गया। पीएस सेकेंड आपको पता है 680, तो सी का 4 होना चाहिए। अब ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 189 इज द करेक्ट। 189 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिल गया आपको। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 पर कह रहा है कॉलम को मैच करना, बेल पेपर। ठीक है, तो बेल पेपर कैसा प्लांट है, देखो बेल पेपर पीजीए पेप सोरगम। अब देखो सोरगम आप ये जानते हो, पहले आपको जो बेसिक C4 प्लांट पता है, तो सोरगम C4 प्लांट हो गया।
अब देखना जो पेप होता है, पेप कहां पर होता है, जब C4 साइकिल चलती है तो मीजोफिल सेल में होता है। अब जो C3 एसिड होता है वो PGA होता है, और बेल पेपर तो C3 प्लांट होगा। तो ए का आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ए के लिए सेकेंड, बी के लिए थर्ड, सी के लिए फर्स्ट और डी के लिए फोर्थ। तो 190 का आपका पहला आंसर करेक्ट है, 190 फर्स्ट। क्लियर। नाउ द 191, चलिए मूव करते हैं 191 पर। तो देखिए 191 में क्या कह रहा है भाई, 191 which of these is not the internal factor। इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है, तो सिंपल सा दिख रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इंटरनल फैक्टर नहीं है, ये CO2, ये क्या है, इंटरनल फैक्टर नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो 191 का क्या हो जाएगा 4, 191 का क्या हो जाएगा 4। अब हम बात करते हैं 192, 192 अब देखो 191, नंबर ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, मतलब ग्लूकोज की बात कर रहा है। सबको पता है ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ती है, 6 केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो गया, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 193, 193 में जेडी स्कीम फॉर द फोटोफॉस्फोराइलेशन दी हुई है। यहां पर इस पे सीक्वेंस पूछ रहा है, कौन सा अपहिल है कौन सा डाउनहिल है। तो देखो जब पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है ना यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, इसको अपहिल बोल देंगे। चलो अपहिल यहां पर है। नेक्स्ट अब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जब ईटीएस की तरफ आता है तो ऐसे तिरछा आता है, B6 एक्सेप्ट किया है तो डाउनहिल बोल देंगे, तो डाउनहिल सही हो गया। नेक्स्ट अब ईटीएस से पीएस फर्स्ट भी डाउनहिल है। नेक्स्ट पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हो गया, इसको हम सी बोलेंगे। सी क्या है, अपहिल, सी भी क्या है, अपहिल हो गया। फिर इसके बाद यहां से ये यानी DS2 बनता है लास्ट वाला, तो ये डाउनहिल हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 193। अब हम बात करते हैं 194 के लिए। 194 के लिए तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कलर देखना, डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख लेना कलर क्या होता है। क्लोरोफिल ए का अगर आपको कलर याद हो, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल ए के कलर से ही मैच हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 194 के लिए क्या सही है, फर्स्ट ऑप्शन। चलो अब हम बात करते हैं 195। तो क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं जल्दी से। देखो भाई 195 क्वेश्चन में दिया है, इन एक्सपेरिमेंट प्रिस्ले जो एक्सपेरिमेंट में मिंट प्लांट रख दिया था बेल जार के अंदर, तो बर्निंग कैंडल और माउस रख दिया था। तो बताओ क्या होगा, जब अगर प्लांट मिंट प्लांट रखा तो फोटोसिंथेसिस करेगा और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, CO2 कंज्यूम करेगा, तो कैंडल बुझेगी नहीं, गलत है। कैंडल कंटिन्यू टू बर्न एंड माउस स्टे अलाइव, माउस जिंदा रहेगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 196 देखते, क्वेश्चन नंबर 196 है, कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन द स्टोमा, गलत है, लाइट रिएक्शन स्टोमा में होती ही नहीं है, वो तो ग्रेना और स्टोमा लैमेली में होती। केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ये भी गलत है, ये तो स्टोमा पर होती है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। चलिए हम पहुंचते हैं 197 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, देखिए 197 की तरफ पहुंचते जल्दी से फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 197 है और इसमें मैचिंग करना है हमें, 197 की मैचिंग करना है। देखिए केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन होता है, ये तो पी से मैचिंग हो गया। फोटोलिसिस मतलब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, पीएस फर्स्ट का फोटो जो रिएक्शन सेंटर होता है P7 एंटर होता है, ग्लूकोज केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है। तो ये बहुत ही आसान है, ए से पी को मैच कर देंगे, बी से क्यू को, सी से आर और डी से एस को, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई 197 के लिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 198,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 198 की बात करते हैं। चलो देखो 198 में भी हमको कॉलम ही मैच करने हैं। 198 में C3 प्लांट में केल्विन साइकिल चलती केवल, ठीक है। बंडल शीथ सेल C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी सही है। PS1 और PS2 ये लाइट रिएक्शन के टाइप है। कैरेटिनॉइड एक एसेसरी पिगमेंट है, तो यहां पर भी PQRS यही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया हमारा 198। अब हम बात करते हैं 199 की तरफ। नाउ द 199 क्लियर। तो देखते हैं 199 है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन है हिल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH, सही है। फोटो रेस्पिरेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है, NCERT में डायरेक्ट लिख दिया है। कैम्प पाथवे जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, रात में मैलेट बना लेते हैं और फिर दिन में मैलेट स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्कोटो एक्टिव टाइप के स्टोमेटा होते हैं और वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फिर यही जो मैलेट में जो CO2 है इसका ब्रेक डाउन करके, मैलेट को ब्रेक करके CO2 बनाते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये बात तो क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन टू रिलीज CO2, ये गलत है। नेक्स्ट है पेप कार्बोक्सिलेज इज अ प्राइमरी रिसेप्टर फॉर द फिक्सेशन ऑफ C4 प्लांट, तो ये बात भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 4 स्टेटमेंट सही हैं और 1 स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं क्या दिया है। यस, इसमें हमारे 4 स्टेटमेंट सही हैं और 1 स्टेटमेंट गलत है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। दिस इज द थर्ड। तो 199 का थर्ड ऑप्शन होने वाला है। 199 का थर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 200। ठीक है, अब देखो 200 की बात करते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, कंसीडर द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज इन इन्वॉल्व C4 फोटोसिंथेसिस, ये तो सही है। रीजन में दिया पेप कार्बोक्सिलेज हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2 देन द O2, ये बात भी सही है, CO2 से बाइंड करता है वो। बिकॉज अगर लगाओगे तो क्या जुड़ जाएगा इससे, नहीं, ऐसा कोई इसका रीजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, एसर्शन रीजन दोनों सही हो जाने चाहिए, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब 200 का आपका ऑप्शन हो गया सेकेंड। तो इस तरह से फ्यूचर डॉक्टर्स ये कंप्लीट हुआ बायो का डिस्कशन। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कोचिंग में आकर डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट को बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए, बस 2025 आपका होना चाहिए।